एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे गुजरात में कांग्रेस पार्टी आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरह की खास तैयारी कर रही है, उसी के अलावा जिस प्रकार के भ्रष्टाचार और अवैध हस्ताक्षर के जो मामले चल रहे हैं उस पर कांग्रेस पार्टी लगाम लगाने के लिए किस तरीके का आंदोलन कर रही है, और क्या देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसको लेकर दिग्विजय सिंह ने जो कहा है कि कांग्रेस पार्टी इसके अगेंस्ट में है और जो लोग संवैधानिक पद पर हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उनको कहीं न कहीं अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। इन नेताओं और बात करने के लिए हमारे साथ खास सामान है गुजरात कांग्रेस के महामंत्री रामभाई सोलंकी। रामभाई सोलंकी जी, आपका बहुत स्वागत आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार। रामभाई सोलंकी जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि 2024 के चुनाव में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, कुछ महीनों का समय बाकी है। कांग्रेस का गुजरात में एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा साफ कह सकते हैं बहुत कम सीटें आई है पहले के कंपेयर में, तो आम आदमी पार्टी की वजह से आपको उसका नुकसान हुआ हो, वो एक अलग फैक्टर हो सकता है। इस बार 2024 के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी, क्या रणनीति है? गुजरात कांग्रेस के नए अध्यक्ष हमारे सत्य सिंह गोयल जी की अभी ही नियुक्ति हुई है और हम जनरल सेक्रेटरी और सभी संगठन के पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक भी हुई है और सब लोगों को जिला के इंचार्ज के रूप में जिम्मेदारी दी गई है और नए तरीके से कांग्रेस पार्टी को कैसे खड़ा किया जाए गुजरात के अंदर, इसके लिए अभी विचार विमर्श चल रहा है। मंडल, सेक्टर या ग्रास रूट पर जो बूथ लेवल पे जो कामगिरी करनी चाहिए वो चल रही है और गुजरात के और पूरे देश के जो मुद्दे हैं, जो महंगाई है, बेरोजगार है, भ्रष्टाचार है और कॉन्स्टिट्यूशन पर जो आक्रमण किया जा रहा है, संविधान को बचाने के लिए जो जद्दोजहद करनी पड़ती है, जो लोग एक्टिविस्ट है और इस देश के अंदर जो आवाज़ उठाते हैं, जो अपनी समस्याओं के लिए समस्याओं को उजागर करने के लिए उनके सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनको दबा देने का काम सरकार कर रही है और अभी संविधान बचा नहीं है, लोकशाही बची नहीं है। उसके हिसाब से हम इस देश के अंदर और हमारे राज्य के अंदर संविधान बचाओ पदयात्रा भी निकालने वाले हैं। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात भी हम डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं। अभी ग्रास रूट पर मंडल, सेक्टर, संयोजक, वो सब काम अभी पार्टी में चल रहा है और इस बार इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से पूरे देश के अंदर जो हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा के तहत पूरे देश के अंदर घूमे और सब लोगों को प्यार बांटा और उन्होंने बोला कि मैं सब लोगों को प्यार बांटने के लिए, पूरे देश को समझने के लिए वो निकले और 4000 से अधिक किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की और सब लोगों को मिले, सब लोगों को समझे, लोगों की समस्याओं को सुना। हमारे नेता है वो मन की बात कहते नहीं है, मन की बात सुनते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री और इस देश के अंदर अब जो माहौल क्रिएट हो गया है कि आप कोई भी पार्टी से हो, आप कोई भी एक्टिविस्ट हो या कोई भी संस्था से जुड़े हुए हो, मगर आप सरकार के खिलाफ बोलोगे तो आपको देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा या किसी केस में फंसा दिया जाएगा। अगर आपको क्लीन चिट रहना है तो कोई भी पार्टी से हो, आप भाजपा ज्वाइन कर लो, आप क्लीन हो जाओगे। ऐसा देश में माहौल खड़ा कर दिया गया है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने छाती पर गोलियां खाकर इस देश आज़ाद किया और अंग्रेजों को यहाँ से भगाया। ये लोग ऐसा समझते हैं कि डर की राजनीति करने से ये कुछ होने वाला है, तो ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की जो मैली मुराद है और भारतीय जनता पार्टी का जो डर का माहौल है, वो डर का माहौल हम गुजरात कांग्रेस में आदरणीय शक्ति सिंह जी गोहिल और सब नेताओं से अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक भी हुई और सभी बड़े नेता और छोटे नेता सब साथ में मिलकर नए तरीके से लीडरशिप डेवलपमेंट करेंगे। लीडरशिप डेवलपमेंट का भी प्रोग्राम हमारा चल रहा है कांग्रेस पार्टी का पूरे देश के अंदर। इसके हिसाब से गुजरात में भी ये सब चल रहा है। पूरी आक्रामकता के साथ कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव में जाएगी। हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि डरो मत, तो हम नए जो जनरेशन है, नया जो युवा है, उसको हम बताने जा रहे हैं कि ये देश के अंदर जो माहौल खड़ा किया जा रहा है, जो परसेप्शन बनाया जा रहा है कि कोई भी आदमी सरकार के खिलाफ खड़ा न हो और सरकार के खिलाफ कोई आवाज ही नहीं उठाए, कोई किसी की समस्या को अगर उजागर करने के लिए कोई बात ही नहीं करे, ऐसा तो ये डेमोक्रेसी में नहीं होता, ये तो समूहशाही में होता है मेरे हिसाब से। रामभाई सोलंकी जी, आपने कहा कि नई ऊर्जा के साथ में आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं,
लेकिन आप लोग अगर हम स्टेट इलेक्शन की बात करें तो आम आदमी पार्टी को आप लोग कोसते रहे, बहुत सी चीज़ें उनके लिए कहते रहे, उनकी वजह से आपको कहीं के सीटों का नुकसान भी उठाना पड़ा। तो ऐसे में अब इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी भी आपकी सहयोगी पार्टी है, तो ऐसे में क्या ये जो एक माहौल जो स्टेट इलेक्शन में बना था, क्या उसके आधार पर जो सेंट्रल इलेक्शन जो होने वाले 2024 के, उस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा, या फिर सब चीज़ें भूल के अब साथ में आ गए आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और कुछ कांग्रेस पार्टी की जो विरोधी ताकतें थी, उन ताकतों ने गुजरात के अंदर ऐसा माहौल खड़ा किया कि गुजरात के अंदर अगर कोई विकल्प बन सकता है तो वो आम आदमी पार्टी बन सकती है, ऐसा माहौल क्रिएट किया गया है। और पूरे राज्य के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट करके उसको मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रेस मीडिया, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, उस पर ऐसा परसेप्शन बनाया गया पूरे राज्य के अंदर कि लोगों के मन के अंदर ऐसा हो कि नहीं नहीं, कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में नहीं आ सकती है, आम आदमी पार्टी आएगी, ऐसे लोगों को भ्रमित कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि पूरे देश के अंदर आज बहुत दुर्भाग्य से मुझे बोलना पड़ता है, मैं 30 साल से कांग्रेस पार्टी में हूं और सोशल वर्कर की हैसियत से काम कर रहा हूं, मगर मुझे आज़ादी के 70 साल के बाद इस जो अभी जो पॉलिटिक्स चल रहा है, तो मैं नई पीढ़ी और नए युवाओं को भी बताना चाहता हूँ कि आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आप जानिए, देखिए, उसका यूज कीजिए, मगर धरातल पर, ग्रास रूट पर क्या परिस्थिति है वो भी जरा देखिए, क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर ये जो माहौल जो क्रिएट हो रहा है वो देश के लिए बहुत खतरनाक चीज है। आप मूलभूत समस्याओं को बाजू पर रखकर आप किसी और की बात करेंगे और वाहवाही करेंगे और इवेंट मैनेजमेंट जिसको कहते हैं ना, इवेंट करके, और ये नए युवाओं को क्या लगता है कि ये इवेंट हो, अच्छा हो, गाना हो, बजाना हो, ऐसा जो ढोल पिटारा हो, ऐसा पॉलिटिक्स मोदी जी ने किया है पूरे देश के अंदर कि पूरे माहौल को महोत्सव में बदल दो, वाइब्रेंट गुजरात के नाम पे ये कर दो, वो कर दो, कुछ भी एक भी पैसा आया नहीं वाइब्रेंट गुजरात में नाम पे। आज भी आप एमओयू देखिए, वो हजारों लाखों करोड़ के जो एमओयू किए जाते हैं, उसके बाद भी इम्प्लीमेंटेशन क्या है, मगर वो लोग सब भूल जाते हैं कि मैं तो ऐसा समझता हूँ कि इस देश के अंदर मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए। कि मुद्दा कौन सा होना चाहिए? महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। आप युवा को देख लीजिए, आप युवा जो है अभी, आपने कहा मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए, लेकिन आपकी पार्टी के जो नेता हैं वो तो कहीं रणदीप सुरजेवाला की हम बात करें तो वो तो वोटर को गाली दे रहे हैं कि बीजेपी जो है उसको जो वोट करते हैं वो राष्ट्रीय प्रवृत्ति के हैं। नहीं, वो रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जिस बात में कहा है कि आप समझिए, इलेक्शन के माहौल के वक्त जो बात होती है उसको आप मुद्दे से भटकाना भारतीय जनता पार्टी का काम है। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा मुद्दों पर बात करती है। आपने देखा होगा राजस्थान के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर और अभी जो कर्नाटक के अंदर जो हमने जो वायदे किए चुनाव में कि हम इतने 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, हम किसानों के कर्ज माफी करेंगे, हम विधवाओं को पेंशन देंगे, हम आरोग्य सुविधा मुफ्त में देंगे, ये जो बात जो हमने जो कही है उसका इम्प्लीमेंटेशन पहले ही कैबिनेट में चालू कर दिया गया है। सोलंकी जी, कर्नाटक में आपने तो कहा था बजरंग दल को बैन भी कर देंगे, तो कहाँ बैन किया? नहीं, ये तो ये आपका चुनाव मैनिफेस्टो में एक हिस्सा था उसका। बजरंग दल के अंदर आज भी आपने सुना होगा, ये दिग्विजय सिंह का आपने बयान शायद सुना होगा कि बजरंग दल को हम बैन नहीं करेंगे मध्य प्रदेश के अंदर। वहीं पे भी कर्नाटक में भी ऐसी बात हुई थी कि बजरंग दल के अंदर कुछ असामाजिक तत्व है जो बजरंग दल के नाम पे कुछ कर रहे, गुंडागर्दी कर रहे, उसको हम नहीं चलाने देंगे, मगर बजरंग दल तो चलेगा ही। इस देश के बिन सांप्रदायिक देश है, मगर ये देश धार्मिक परंपराओं का देश है, इसलिए इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रह सकते हैं और सभी धर्मों को आदर करना ये कांग्रेस पार्टी का भी फर्ज है और सभी कांग्रेस पार्टी ऐसा कर रही है। और मुद्दों के आधार पर ही पॉलिटिक्स चल रहा है। आप देख रहे हैं हमारे राहुल जी जो जजूम रहे तो वो मुद्दों पर ही बात कर रहे हैं, किसी और को कोई पर्सनली कोई नहीं ले रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी वाले तो गांधी परिवार के पीछे पड़ गए हैं। रामभाई सोलंकी जी, आपने कहा कि सबका साथ होना चाहिए, सबका बात होनी चाहिए सबके बारे में, उसके अलावा सबकी इज्जत भी करनी चाहिए, लेकिन अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो प्रधानमंत्री की जो पद की जो गरिमा होती है, प्रधानमंत्री देश के हर नागरिक के प्रधानमंत्री है, न बीजेपी के हैं न किसी और पार्टी के, प्रधानमंत्री देश के हैं। तो ऐसे में उनके लिए कब्र खुद जाएगी या उनके लिए गलत वर्डों का इस्तेमाल किया जाता है, वो कहाँ तक सही मानते हैं आप? प्रधानमंत्री को देख लीजिए ना, इस देश का प्रधानमंत्री है, मेरा भी प्रधानमंत्री है, मेरे भी सम्माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री की बातें आपने नहीं सुनी? प्रधानमंत्री होते हुए उन्होंने गांधी परिवार पे कितनी गालियां दी, प्रियंका जी को कैसे बोला, राहुल जी को कैसे बोला,
आपने नहीं सुना है? आप प्रिंट मीडिया वाले हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, आपके पास होगा। इस देश का प्रधानमंत्री, मैं चाहूं आपके जो कैटेगरी होती है इस देश के अंदर, जो बड़ा आदमी है, तो बड़ा आदमी कैसा होना चाहिए? बड़ा आदमी, उनके पास तो विनम्रता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? रामभाई सोलंकी जी, आपको थोड़ी मैं आपकी बात को थोड़ा और मैं आगे ले जाता हूँ। प्रधानमंत्री ने यहाँ तक कहा कि गांधी परिवार का खुद का कुछ नहीं है, गांधी जो नाम है वो भी किसी और से लिया है, उस पर क्या कहेंगे आप? अरे क्या बात करते हो आप? इस देश के अंदर जिन मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, आज भी आप इलाहाबाद गए होंगे शायद, इलाहाबाद के अंदर उनका जो पैलेस है, जो मोतीलाल नेहरू का, वो आपने शायद देखा होगा। और उस वक्त में मोतीलाल नेहरू इतने बड़े वकील थे, इतने पैसे वाले आदमी थे, जो जिस वक्त की बात मैं कर रहा हूँ, पूरे अंग्रेजों को खिलाफ जो आजादी का आंदोलन चल रहा था वो वहीं पे बैठकर चल रहा था। पूरे उनके देश की जो उनके पास जो संपत्ति थी वो देश को दे दी। पूरे इतने सालों तक जेल में रहे, जवाहरलाल नेहरू रहे, मोतीलाल नेहरू रहे, कमला नेहरू रही, और उनकी बेटी रही, इंदिरा जी भी गए। और इस देश की एकता और अखंडता के लिए राष्ट्रमाता के नाम से जिसको पहचाना जाता है, वो इंदिरा जी ने गोलियों से उनका शरीर छन्नी कर दिया गया। राजीव गांधी जी के उनके शरीर के टुकड़े कर दिए गए। वो आप शायद सुनते होंगे कि ये गांधी परिवार, बीजेपी क्या बोलेगी ये मैं आपको बता दूं कि एक बुजुर्ग आदमी है, मेरे पिताजी है। मेरे पिताजी जब बहुत गरीब आदमी थे, आज मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, 2 बार एमएलए का चुनाव लड़ गया कांग्रेस पार्टी से 30 साल से हूँ। और मैं मेरे पिताजी को ऐसा बोलूंगा कि उन्होंने क्या किया, ऐसी बात करने जैसी बात है। उस वक्त की जो परिस्थितियां थी आप भी समझ सकते हैं। उस वक्त जो किसान के पास गाड़ा था, बैल थे, उस वक्त इंजन थे, जो रस्टन, अजीत, वो ऐसे इंजन बोला जाते थे। उस वक्त जो रास्ते नहीं थे, उस देश के अंदर जब आजादी मिली, आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया और पूरे देश को जो डेवलप करके जो बड़ी बड़ी कंपनियां लगाई, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट लगाए, बड़े बड़े डैम बनाए, सिंचाई का काम किया, एजुकेशन का काम किया, हेल्थ का काम किया, बड़े इंडस्ट्री डाले और ये रेलवे का नेटवर्क किया, ये सब किया। और आज वो बेच रहे हैं, बीएसएनएल वो सब बेच रहे हैं, आप देख रहे हैं। और आप बोलोगे कि आपने कुछ नहीं किया इस देश के अंदर, तो ऐसा तो थोड़ा चलता है। रामभाई सोलंकी जी, आजकल देश में मुद्दा चल रहा है हिंदू राष्ट्र को बनाना, तो ऐसे में इसके आप समर्थन में हैं या इसके आप अगेंस्ट में हैं? नहीं, इस देश के अंदर भारत देश कभी हिंदू राष्ट्र बन ही नहीं सकता। मैं हिंदू राष्ट्र के समर्थन में नहीं हूं, क्योंकि इस देश के अंदर भिन्न सांप्रदायिक है और संविधान पर देश चलता है। हिंदू राष्ट्र मतलब क्या बोलते हो आप? मनुस्मृति को लागू करेंगे आप? संविधान को खत्म कर देंगे इस देश के अंदर? हिंदू राष्ट्र किसको? पाकिस्तान बोलते हैं, तो पाकिस्तान के अंदर हिंदू नहीं है। यहाँ पे हाँ, मैं ऐसा बोलता हूँ कि धार्मिक परंपराओं और सभी धर्मों का आदर होना चाहिए। और हिंदू धर्म, इस देश के अंदर हिंदू की संख्या बाहुल्य है, इसलिए हिंदू धर्म का अभी प्रचार प्रसार, और वैसे भी ये हिंदुस्तानी कहा जाता है। इसे हिंदू राष्ट्र बनाना है, ऐसा कोई बनाने से क्या मतलब होता है? आप हिंदू राष्ट्र के बारे में बोलते हो कि यहाँ मुसलमान 25 करोड़ है इस देश के अंदर, बौद्धिस्ट है, सिख है, ईसाई है, तो ये कहाँ जाएंगे? इस देश में से आप उसको भगाएंगे? मेरा आपसे सवाल इस वजह से था क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने बयान दिया, उसमें उन्होंने कहा कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, वो चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, उनकी अपने संवैधानिक जो पद है उससे इस्तीफा देना चाहिए। तो ये सवाल इसीलिए भी था क्योंकि कमलनाथ जी ने 2 दिन पहले बागेश्वर धाम वाले बाबा की कथा करवाई और उन्होंने वहां से हिंदू राष्ट्र की बात भी करी है, तो क्या आप उनको भी पार्टी से हटाएंगे? नहीं, ऐसा बात है। ये सीनियर लीडर है, मेरी इतनी हैसियत नहीं है उनकी कंपैरिजन करने की कमलनाथ जी की, और क्या बोला है वो मुझे पता नहीं है। मगर मैं ऐसा समझता हूँ, मेरे विचार है कि इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र तो कभी नहीं बनेगा। मैं हिंदू धर्म का और हिंदुत्व का समर्थन कर रहा हूँ, और इस देश के अंदर सभी धर्मों का समर्थन करना चाहिए, उसका पालन करना चाहिए, उसको मान सम्मान मिलना चाहिए, और इस देश की धार्मिकता को और आर्थिक परंपराओं को आगे बढ़ाना चाहिए। मगर आप ऐसा बात करेंगे तो इस देश के अंदर जब माननीय डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब संविधान बनाया था, और संविधान को अमल करने के पहले उन्होंने क्या ये मनुस्मृति को जलाया था, तो वो क्या था मनुस्मृति के, वो ये जो राष्ट्रीय जो हिंदुत्व की जो बात कर रहे हैं और हिंदूवादी बात कर रहे हैं, वो क्या है? मनुस्मृति में कैसे कायदे हैं आपने देखा है? वो मनुस्मृति उस वक्त जला दिया और फिर से लागू करने की बात होगी तो इस देश के अंदर कभी कतई कोई ये दलित, आदिवासी, मुस्लिम, ओबीसी जो मूल निवासी है इस देश के, वो कतई वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, और ऐसा हो ही नहीं सकता इस देश के अंदर। अगर हिंदू राष्ट्र की ये बात करेंगे, अगर ऐसे अतिक्रमण करेंगे और सत्ता के नशे में जो होकर वो जो कर रहे हैं अभी, तो मैं तो ऐसा समझता हूं कि इस देश के अंदर अभी जो नए जो ऊर्जावान युवान है वो ऐसे में फंस गए हैं कि वो अभी उसको देश के लिए क्या करना है, क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी
और ये सब पे बैठे बैठे वो देख लेते हैं। मगर मैं तो युवाओं को, महिलाओं को, सबको बेनती करना चाहता हूँ कि जागो। इस देश के अंदर अभी जो परिस्थिति चल रही है वो अच्छी परिस्थिति नहीं है, इसलिए आपको जगना पड़ेगा और इस देश के अंदर से कांग्रेस पार्टी को फिर से सत्ता में लाना पड़ेगा। 70 साल तक तो पार्टी सत्ता में रही, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप 7-8 साल के अंदर आपने देख लिया कि कैसा माहौल खड़ा कर दिया गया है। रामभाई सोलंकी जी, मैं अब साबरकाठा की अगर बात करूँ तो साबरकाठा के अंतर्गत आपकी भी विधानसभा क्षेत्र आता है जहाँ से आप चुनाव लड़ते हैं, तो ऐसे में वहाँ पर जो भ्रष्टाचार हो गया या अवैध अतिक्रमण हो गए, नदी नालों तालाबों पर जो जिस प्रकार से प्राकृतिक स्थिति के साथ जो छेड़छाड़ करने की जो कोशिश की जा रही है, उसके विरुद्ध आप लोग किस तरीके की मुहिम चला रहे हैं या किस तरीके से एक एकता के तहत आप प्रशासन के सामने जा रहे हैं उस पर कंट्रोल करने के लिए या उन चीज़ों को हटाने के लिए भ्रष्टाचार के क्या मैं आपने बता दिया मैंने कि मैं 30 साल से यहाँ पे साबरकाठा जिले में हूँ। ईडर कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैं 2 बार चुनाव लड़ा और मैं जब चुनाव लड़ा, मेरा मैनिफेस्टो आपने देखा होगा, मेरा पैम्पलेट आपने देखा होगा, उसमें मैंने एक बनाया था, तय किया था एक प्रोग्राम कि मैं आऊंगा तो क्या करने वाला हूँ। पिछले 30 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। वो हमारे वो यहाँ पे बड़ा बांध बांधा हुआ है, आपने देखा होगा धरोई डैम। वो धरोई डैम के अंदर पानी डालने के लिए उस वक्त वो बोलते थे कि केशुभाई पटेल नर्मदा पानी केशुभाई लगा ताणी, गुजराती में वो बोलते हैं। ऐसा वो उन्होंने स्लोगन बता के वो नर्मदा के अंदर पानी डालने के लिए हमको ऐसा बोला था कि कांग्रेस पार्टी वाले ऐसा सोचिए कि सोनिया बहन गांधी गाड़ी लेके वो निकल जाएगी, इतनी बड़ी पाइप हमने डाल के नर्मदा के पानी हम धरोई में डालेंगे। मगर आज तक टिप्पू भी पानी नहीं पड़ा है, आज तक नहीं पड़ा है और हजारों करोड़ रुपए फेल हो गए सरकार के। और आज की परिस्थिति ये है कि सिंचाई के लिए आज भी जो तालाब भरने की योजना थी वो भी खत्म हो गई और तालाब भरने के लिए अब एक तालाब भरते हो पंपिंग करके तो उसका बिल 3-4 लाख रुपया 5 लाख रुपया खेडूतों पर आता है। वो कैसे भर सकेगा आदमी जिसको वो सिंचाई के लिए पानी नहीं दे रहे, खाली तालाब भर के उसको जमीन को जो तल जो ऊपर आए उसके लिए कहीं है भी सही तालाब भरने के लिए तालाब पर अतिक्रमण हो गया। मैं सीधा सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ। बहुत जगह पर तालाब पर अतिक्रमण, हमारे ईडर के अंदर ही जो तालाब था जो बहुत पुराना था, आज ही आप देख लिए पूरा अतिक्रमण करके लोगों ने बेच लिया, बीजेपी वालों ने सब मिलकर वो तालाब खत्म। आपने इसके लिए किस तरीके की आवाज उठाई? सब मैं ये बता दूं आपको कि मैं जब इलेक्शन में खड़ा था तो हमारे ग्रेनाइट खनन माफिया जो है, जो ईडर की ऐतिहासिक धरोहर है ईडर जी, जो ईडर का जो आप देख रहे हो जो ईडरिया गढ़ बोलते थे, वो ऐतिहासिक धरोहर को खत्म कर दिया इन लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ता में बैठे हुए 30 साल से जो लोग हैं हमारे यहाँ, वहां से चुनाव जाते उनके सब जो आदमी ये सब कर रहे हैं। और हमने खुलेआम उसके सामने ईडर बंद का ऐलान किया था, पूरे सभी समाजों को, डॉक्टरों को, व्यापारियों को लेकर हमने सब लोगों को साथ में लेकर रैली भी निकाली थी, ईडर बंद का ऐलान भी किया था। और जो ऊपर जो खनन जो माफिया जो चला रहे हैं वहीं पे जो धार्मिक स्थल है उस पर जैन स्थल बहुत बड़ा है और सभी हिंदू मंदिर भी है, मस्जिद भी है, तो सभी धर्मों के लोगों ने हमको आदर सत्कार के साथ समर्थन किया था। मगर सरकार ने कुछ भी नहीं सुना। और उस वक्त विजय भाई रूपाणी खुद जैन चीफ मिनिस्टर थे, उनको भी हमने 3-4 बार मिलकर बात बताई, मगर ये खनन माफियाओं के आगे सरकार कुछ नहीं कर सकी। और यहाँ से बीजेपी का आदमी जो 30-40 साल से चुनाव जीत कर जाते हैं, उनके अगल बगल में रहने वाले ये सब काम करते हैं। और आपको पता होगा, आप चौरे और चौटे कहीं से भी आप बात दे लीजिए, सब लोग बोल देंगे कि ऐसा कर दिया। वो बाजार के बीच में सिविल हॉस्पिटल थी, तो किसी चौक्कस उनके जो लोग थे बीजेपी के जो खास जो सत्ता में बैठे हैं उनके लोग, उनको फायदा कराने के लिए सिविल हॉस्पिटल 7-8 किलोमीटर सिटी से दूर ले गए। अभी तालुका पंचायत कचेरी जो हमारी थी वो उठाने का प्रयास करा था, हमने बहुत बड़ा आंदोलन किया कांग्रेस पार्टी ने, और आंदोलन करके उसको स्थगित कर दिया और बाजार में रहने दिया। ये प्रांत कलेक्टर कचेरी ये सब उठाने की भी साजिश ये लोग कर रहे हैं। मगर मैं आपको बता दूं कि इस जो शासन काल के अंदर सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष की बात नहीं सुनता है। लोकशाही किसको बोलते हैं आप? डेमोक्रेसी किसको बोलते हैं आप? डेमोक्रेसी का मतलब है, संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि आप सत्ता में हैं और हम विपक्ष में हैं। तो सत्ताधारी पक्ष जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो योजनाएं बनाती है, जो कुछ करने के लिए जो फंड अलॉट करती है या कुछ भी करती है, जो नीति विषयक निर्णय जिसको बोलते हैं कि एक निर्णय से एजुकेशन फ्री हो जाएगा, एक निर्णय से हेल्थ फ्री हो जाएगा, ऐसे जो निर्णय करती है उस निर्णय के अंदर कुछ भी बाधाएं हो, कुछ कमियां हो या कुछ गड़बड़ी हो, तो उसको प्रजा को कुछ तकलीफ हो, तो प्रजा की तकलीफ को सुनकर विरोध पक्ष वो सत्ताधारी पक्ष को आंदोलन के स्वरूप में, लेखित के स्वरूप में, रैली के स्वरूप में, किसी भी स्वरूप में वो उसकी बात उजागर, प्रजा की बात उजागर करके सत्ताधारी पक्ष को समझाता है कि नहीं, आपका इंप्लीमेंटेशन ऐसा करो, आप ऐसा नहीं कर सकते।
आपकी जो बात है, आपकी योजना है, योजना के हिसाब से ऐसा करने से लोगों को अच्छा फायदा मिलेगा। मगर ये लोग तो विरोध पक्ष की या किसी की भी बात नहीं सुनते। विपक्ष की तो बात ठीक है, मगर जो एक्टिविस्ट है, शैक्षिक संस्था चला रहे हैं, कोई भी आदमी उनके सामने खिलाफ अगर आंदोलन करेगा तो आपका बिजनेस क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, आप व्यापार कर रहे हैं, उसको रात को ही लगा दो, ईडी लगा दो, सीबीआई लगा दो, ये लगा दो, देशद्रोही साबित कर दो या कुछ भी कर दो। ऐसा करने से पूरे देश के अंदर डर का माहौल पैदा हुआ है। और अच्छे लोग, एक्टिविस्ट जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, पार्टी के, हम तो पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी में हम तो पूरी ताकत से विपक्ष का जो काम होता है वो करते हैं। मगर अच्छे लोग, बड़े लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट जो लोग हैं, जो समर्थन करने के लिए, कोई भी आपको इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई भी कंपनी वाला या कोई भी व्यापारी, कांग्रेस पार्टी अगर कोई मुद्दा उठाती है उसका समर्थन करेगा तो शाम को उन पर कोई डाल देगा, ईडी का, सीबीआई का रेड डाल देगी। तो वो आदमी क्या है कि मुझे क्या है भाई, मुझे जीना है अच्छी तरह से, बस मुझे कुछ करना है। लोगों के मन के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट हो गया। और मैं आपको एक बता दूं कि डर का माहौल इन लोगों ने कैसे क्रिएट किया कि कोई भी कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का हो या किसी का हो, गांधी परिवार पर उन्होंने हाथ डाला। आपने देखा राहुल गांधी जी को एक छोटी सी बात के अंदर उन्होंने डाल दिया अंदर और सजा करवा दी। मैं किसी इंस्टीट्यूशन पर या कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारी जो संवैधानिक संस्था है, उस पर टिप्पणी करना नहीं चाहता हूं, मगर लोगों के बीच में ऐसी बात हो रही है कि इस देश के अंदर कानून अदालतें में भी क्या हो रहा है ये आपने देखा। गुजरात की अदालतों ने, हाईकोर्ट तक उन्होंने कुछ नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट में जाके हमको जो स्टे मिला। तो ये बाजार में क्या दिखाना चाहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले कि इतना बड़ा परिवार जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी है, वो परिवार पर हम हाथ डाल सकते हैं। तो रामभाई सोलंकी किस खेत की मूली है? तो रामभाई सोलंकी का मॉरल डाउन करने के लिए अगर ये ऐसा करेंगे तो रामभाई सोलंकी घर पे बैठ जाएगा। मगर ऐसा मैं बोलता हूँ कि अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता लड़ा था, उन्होंने छाती में गोली खाई थी। इस बार ये मैं मेरी भाषा में बोलता हूँ, ये आधुनिक अंग्रेज है, उसके खिलाफ हम लड़ेंगे, लोगों की समस्याओं को हम उजागर करेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, यूथ की बात करिएगा आप, युवाओं की अभी जो पेपर फूटे आपने देखा, व्यापम से भी ज्यादा बड़ा कौभांड गुजरात के अंदर हुआ है। अभी ऊर्जा कांड आपने देखा, कांस्टेबल का कांड देखा, सभी परीक्षाओं के अंदर जो भ्रष्टाचार हुए और जो लोगों को डाल दिया। आज इतना बड़ा व्यापम से भी बड़ा कौभांड है, मगर कोई कुछ बोल सकता नहीं है। इसलिए युवा भी आज आक्रोशित है, मगर डर के माहौल से कोई बाहर नहीं निकल रहा है। रामभाई सोलंकी जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है और वो आपसे जुड़ा हुआ है कि आपका मैनिफेस्टो अच्छा है, आप कहीं न कहीं बेरोजगारी की या अवैध कंस्ट्रक्शन की जो बात है वो करते हैं, लेकिन लोगों के दिल में आप जगह क्यों नहीं बना पा रहे या फिर उसको वोट में तब्दील क्यों नहीं कर पाए? उसके पीछे क्या कारण है? और यही चीज कहीं न कहीं पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए भी है। बिल्कुल सही बात है कि कांग्रेस पार्टी की जो, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, मैं 30 साल से पार्टी का वर्कर हूँ, समर्पित कार्यकर्ता हूँ। कुछ बातें ऑन कैमरा बोल नहीं सकते, फिर भी मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी कमियां हैं। वो कमियां को सुधारने के लिए अभी काम चल रहा है। हमारे आदरणीय राहुल जी ने भी पूरे देश के सभी नेताओं के साथ विचार विमर्श, बैठक उठक आते उसको करने चालू किया है। और ग्रासरूट पर ये काम, मंडल, सेक्टर, क्योंकि हमारे प्रॉब्लम क्या है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी और जो आपको जो फ्रीडमता है, तो आप कुछ भी बात बोल सकते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। आप, मैं, मेरी बात एआईसीसी के प्रेसिडेंट को भी बोल सकता हूँ, पीसीसी के प्रेसिडेंट को भी बोल सकता हूँ, जिसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, इंटरनल डेमोक्रेसी। और इंटरनल डेमोक्रेसी की वजह से पार्टी के अंदर आदमी खुलकर विचार व्यक्त करता है। इसकी वजह से जो बाजार के अंदर जो माहौल क्रिएट होता है, मैं ऐसा समझता हूं, मैं पर्सनल बात करता हूं, इसको कांग्रेस पार्टी को थोड़ा हट से बात करिएगा। कोई भी आपको चलाना है, कोई भी संगठन या कोई भी घर चलाना हो, बिजनेस चलाना हो, तो सॉफ्ट आपको एक ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा कि बॉस है, डिसिप्लिन है, शिस्त है, ऐसा तो आप करना पड़ेगा। वो थोड़ी गड़बड़ी है कांग्रेस पार्टी के अंदर, फिर भी इसके अंदर काम चल रहा है, नए लोगों को जोड़ने का काम भी हो रहा है। और वो एक बात मैं बता दूं कि पुराने लोग जो अभी 60-70 साल से पार्टी है, बहुत पुरानी पार्टी है, 60-70 साल से पार्टी सत्ता में थी, इसलिए आप समझ सकते हैं कि सीनियर लोग ज़्यादा है। नए लोगों को आगे करने के लिए हमारे राहुल जी अभी जो काम कर रहे हैं, तो आगे आगे पार्टी सक्षम हो जाएगी। रामभाई सोलंकी जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।